Students, we are doing Writing and City Life of Mesopotamia, Chapter 2 of History, Class 11th. Today we will discuss the development of writing in Mesopotamian civilization. All societies have languages in which certain spoken sounds convey certain meanings. This is verbal communication. ठीक है, सभी सोसाइटीज़ में जो सर्टेन लैंग्वेजेस होती हैं जो कि बोली जाती हैं, उन बोले जाने वाले साउंड्स का कुछ सर्टेन मीनिंग होता है जिसको कि वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। राइटिंग टू इज़ अ वर्बल कम्युनिकेशन बट इन अ डिफरेंट वे। जो राइटिंग होता है वो भी वर्बल कम्युनिकेशन होता है लेकिन दूसरी तरीके से। व्हेन वी टॉक अबाउट राइटिंग और अ स्क्रिप्ट वी मीन that spoken sounds are represented in visible sign. जब भी हम राइटिंग और स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो हमारा सीधा सा मतलब होता है वो बोले जाने वाले शब्द, वो स्पोकन साउंड्स जो कि विजिबल साइंस के थ्रू रिप्रेजेंटेड होते हैं। द फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट्स written around 3200 BCE contained picture-like signs and numbers. 3200 BC में जो मेसोपोटामियन टैबलेट्स मिले हैं उनमें पिक्चर लाइक साइंस देखने को मिलते हैं, कुछ नंबर्स जो बने हुए हैं वो देखने को मिलते हैं। दीज वर अबाउट 5000 लिस्ट ऑफ ऑक्सन, फिश, ब्रेड, लोव्स एक्सेट्रा। और उनमें जो ये पिक्चर लाइक साइंस हैं इनमें ये सारी चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिस्ट ऑफ गुड्स हैं जो कि दीज वर अबाउट 5000 लिस्ट ऑफ ऑक्सन, फिश, ब्रेड, लोव्स एक्सेट्रा, लिस्ट ऑफ गुड्स दैट वर ब्रॉट इनटू और डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द टेम्पल्स ऑफ उरुक, अ सिटी इन द साउथ। ये जो इसमें 5000 साइंस बने हुए हैं, चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं जो लिस्ट में, उनमें डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं जैसे बैल हैं या फिर फिश, ब्रेड और इस तरह की करीब 5000 चीज़ों की एक लिस्ट है जो कि या तो उरुक सिटी के किसी टेम्पल में लाई जाती थी या फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटेड होती थी। मतलब 3200 BC में एक मेसोपोटामिया का टैबलेट मिला है जिसमें करीब 5000 चीज़ों की लिस्ट बनी हुई है और ये वो लिस्ट है जो शायद वहाँ के टेम्पल्स के थ्रू लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होती थी। क्लियरली राइटिंग बिगेन व्हेन सोसाइटी नीडेड टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन बिकॉज इन सिटी लाइफ ट्रांजैक्शन अकर्ड एट डिफरेंट टाइम्स एंड इन्वॉल्व मेनी पीपल एंड अ वेराइटी ऑफ गुड्स। और इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि जो राइटिंग्स जो हैं वो स्टार्ट हुई मेसोपोटामिया में जब सोसाइटी को रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि सिटी लाइफ में बहुत सारे ट्रांजैक्शन हुआ करते थे और ये ट्रांजैक्शन अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के द्वारा होते थे और इसलिए उनका हिसाब किताब लिखा जाना ज़रूरी था और इसी हिसाब किताब को लिखने की जो ज़रूरत है उसकी वजह से राइटिंग जो है वो स्टार्ट हुई। मेसोपोटामियंस रोट ऑन टैबलेट ऑफ क्ले। अ स्क्राइब वुड वेट क्ले एंड पैट इट इनटू अ साइज ही कुड होल्ड कंफर्टेबली इन वन हैंड। मेसोपोटामिया में जो वो टैबलेट्स जिन पर चीज़ें लिखी जाती थी वो मिट्टी की बनी हुई होती थी और जो स्क्राइब था जो उन पर लिखता था, जो लिखने वाले लोग होते थे, वो उस वेट क्ले से एक उस साइज़ का टैबलेट बनाते थे जिसको कि कंफर्टेबली वो एक हाथ में पकड़ सकें। ही वुड केयरफुली स्मूदन इट्स सरफेस विद द शार्प एंड ऑफ अ रेड कट obliquely. He would press wedge sharp sign on the smoothened surface while it was still moist. और उसको वो बहुत ही स्मूथ करता था उसके सरफेस को और किसी शार्प एंड वाली चीज़ से
उस पर वो साइन बनाता था, और वो साइन तब तक बना लेता था जब तक कि वो उसका सरफेस जो था वो गीला होता था. वंस ड्राइड इन द सन, द क्ले वुड हार्डन एंड टैबलेट्स वुड बी ऑलमोस्ट एज इनडिस्ट्रक्टिबल एज पोट्री. एक बार जब वो सन के सामने वो जब सूख जाता था, तो सूख जाने के बाद वो इतना हार्ड हो जाता था कि वो ऑलमोस्ट उसको डिस्ट्रॉय करना मुश्किल हो जाता था. When a written record of, say, the delivery of pieces of metal had ceased to be relevant, the tablet was thrown away. एक बार जब डिलीवरी हो जाती थी उस गुड की, तो उसका जो रिटर्न रिकॉर्ड था वो जिस टैबलेट में लिखा होता था उसको फेंक दिया जाता था. Once the surface dried, sign could not be pressed onto a tablet, so each transaction, however minor, required a separate written tablet. इसमें बता रहे हैं कि एक बार जब सरफेस ड्राई हो जाता था तो उस पर दोबारा उस पर लिखा जाना बहुत मुश्किल होता था. इसलिए छोटा से छोटा ट्रांजैक्शन भी अगर हुआ हो तो उसके लिए अलग सेपरेट टैबलेट बनाने की ज़रूरत होती थी, क्योंकि एक ही टैबलेट में कई सारे ट्रांजैक्शन नहीं लिखे जा सकते थे, क्योंकि उनमें जो कुछ भी लिखा जाता था वो उसी दौरान लिखा जा सकता था जब तक कि वो गीले हों. दिस इज़ वाई टैबलेट्स अकर बाय द हंड्रेड्स at Mesopotamian city sites, and it is because of this wealth of source that we know so much more about Mesopotamia than we do about contemporary India. और छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए अलग सेपरेट टैबलेट्स होने की वजह से वहाँ पर मेसोपोटामिया के एक्सकवेशन में बहुत सारे ऐसे टैबलेट्स मिले हैं. मेसोपोटामिया की हिस्ट्री को जानने का एक बहुत बड़ा सोर्स है. बाय 2600 BC और सो द लेटर्स बिकेम क्यूनिफॉर्म एंड द लैंग्वेज वॉज सुमेरियन. ठीक है, 2600 BC में जो लेटर्स होते थे, लैंग्वेज सुमेरियन लैंग्वेज था, और जो उनके जो लेटर्स जब उनको लिखा जाता था तो उनके लेटर्स जो थे वो क्यूनिफॉर्म मतलब कोनिकल शेप के होते थे. राइटिंग वॉज नाउ यूज नॉट ओनली फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स बट ऑल्सो फॉर मेकिंग डिक्शनरीज. और जो ये राइटिंग वर्क होता था वो सिर्फ रिकॉर्ड्स को ही, जो ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स को रखने के लिए नहीं होता था, इसका यूज़ जो है वो डिक्शनरीज को बनाने के लिए भी होता था. क्योंकि एक बार जिस तरह के साइन को यूज़ किया जा रहा है किसी ट्रांजैक्शन में, तो उसको डिक्शनरी में लिख लेते थे, जिससे कि उसी साइन के थ्रू उस वर्ड को दोबारा लिखा जा सके. Giving legal validity to land transfer, narrating the deeds of kings, and announcing the changes taking had made in the customary law of the land. और साथ ही साथ डिक्शनरी के साथ ही साथ और भी क्या चीज़ें लिखी जाती थी उसमें. अगर कोई लैंड ट्रांसफ़र को वैलिडिटी दिया जाना है तो वो उस पर लिखा जाता था. अगर राजा ने कोई ऐसे काम किए जिनको नरेट किया जाना है तो वो उसको लिखा जाने के लिए इन साइंस को, कोनिकल साइंस को यूज़ किया जाता था. और अगर राजा ने कस्टमरी लॉ में किसी भी तरह के कोई चेंजेस किए हैं तो उसके अनाउंसमेंट के लिए भी चीज़ों को लिखा जाता था. सुमेरियन, द अर्लीस्ट नोन लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया, वॉज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड आफ्टर 2400 BC बाई अकडियन लैंग्वेज. जैसा कि हमने पहले पढ़ा, सुमेरियन लैंग्वेज जो था वो धीरे धीरे अकडियन लैंग्वेज के थ्रू रिप्लेस हो गया. जब अक्कड़ जो थे उन्होंने अपना रेन इस्टेब्लिश किया तो सुमेरियन लैंग्वेज भी जो है वो रिप्लेस हो गया अकडियन लैंग्वेज के थ्रू. बट जो यूनिफॉर्म राइटिंग सिस्टम था वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा था. वी विल डिस्कस द सिस्टम ऑफ राइटिंग. राइटिंग का जो सिस्टम था वो अब हम डिस्कस करेंगे. The sound that a cuneiform sign represented was not a single consonant or vowel, but syllables. Thus, the sign that a Mesopotamian scribe had to learn
ran into hundreds। इसमें ही बता रहे हैं कि जो साउंड था जिसको कि यूनिफॉर्म साइंस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता था, वो कोई सिंगल कॉन्सोनेंट या वोवेल नहीं होता था। जैसे इंग्लिश में हम ए बी या एम एन ये लिखते हैं, उस तरह से कोई सिंगल कॉन्सोनेंट या वोवेल नहीं होता था, बल्कि वो किसी वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए उस साइन को यूज़ किया जाता था। मतलब उस साइन के थ्रू किसी वर्ड को रिप्रेजेंट किया जाता था, वो किसी सिंगल कॉन्सोनेंट या वोवेल को रिप्रेजेंट नहीं करता था। और इस तरह से मेसोपोटामियन स्क्राइब्स जो थे उनको बहुत सारे साइंस जो है उनको लर्न करना होता था, लगभग सैकड़ों साइंस को लर्न करना पड़ता था। एंड ही हैड टू बी एबल टू हैंडल अ वेट टैबलेट एंड गेट इट रिटन बिफोर इट ड्राइड। और साथ ही साथ इतने सारे साइंस को याद रखने के साथ ही साथ उनको उस टैबलेट के गीले रहते हुए ही फटाफट उसमें वो सारी चीज़ों को लिखना भी होता था, क्योंकि सूखने के बाद उस पर लिखा जाना पॉसिबल नहीं था। सो राइटिंग वॉज अ स्किल्ड क्राफ्ट बट मोर इम्पॉर्टेंट, इट वॉज एन इनॉर्मस इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट कन्वेइंग इन विजुअल फॉर्म द सिस्टम ऑफ साउंड्स ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। और क्योंकि इसको फटाफट लिखना होता था टैबलेट के सूखने के पहले, इसलिए राइटिंग का जो वर्क था ये अपने आप में बहुत स्किल्ड क्राफ्ट था और बहुत इम्पॉर्टेंट था। जो स्किल्ड लोग होते थे वही उसको लिखने का काम किया करते थे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लिटरेसी इन मेसोपोटामिया। वेरी फ्यू मेसोपोटामियंस कुड रीड एंड राइट। नॉट ओनली were there hundreds of signs to learn, many of these were complex। इसमें ये बता रहे हैं कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे उनमें बहुत कम लोग ही लिखना पढ़ना जानते थे। वो इसलिए नहीं कि उसमें hundreds of signs जो हैं उनको लर्न करना होगा, बट इसलिए कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम था। If a king could read, he made sure that this was recorded in one of his boastful inscription। और अगर कोई किंग पढ़ना लिखना जानता था या चाहता था पढ़ना लिखना, तो वो ये चाहता था कि उसकी जो भी इंस्क्रिप्शंस हैं, उस इंस्क्रिप्शंस में वो सारी चीज़ें, उसकी जो खूबियाँ हैं उनको भी उसमें लिखा जाए। फॉर द मोस्ट पार्ट हाउएवर राइटिंग रिफ्लेक्टेड द मोड ऑफ स्पीकिंग। और मेसोपोटामिया में जो राइटिंग्स मिली हैं उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि वो राइटिंग जो है वो रिफ्लेक्ट करती है मोड ऑफ स्पीकिंग। जिस तरह से बोला जाता था उसको उसी तरह से लिखने की कोशिश की गई है। अ लेटर फ्रॉम एन ऑफिशियल वुड हैव टू बी रीड आउट टू किंग, सो इट वुड बिगिन, टू माई लॉर्ड ए, दस सेज योर सर्वेंट बी, आई हैव कैरिड आउट द वर्क असाइन टू मी। इसे बता रहे हैं कि अगर कोई लेटर किसी ऑफिशियल के थ्रू लिखा जाता था, पढ़ा जाता था किंग के लिए, तो वो कुछ इस तरह से वो ऑफिसर पढ़ता था कि मेरे लॉर्ड, मेरे मतलब उनका नाम, लॉर्ड का नाम लेके, अपने किंग का नाम लेके, कि मेरे लॉर्ड के लिए मैं ये सारी चीज़ें कहता हूँ, ठीक है, और उनके सेवक के रूप में मैं उनसे ये निवेदन करता हूँ। और लास्ट में ये लिखा जाता था कि आई हैव कैरिड आउट द वर्क असाइन टू मी, जो मुझे कार्य दिया गया था उसको मैंने पूर्ण किया। जो चीज़ें बोली जाती थी उसको बोलने के अकॉर्डिंग ही लिखा जाता था। इसका एक और एग्जाम्पल है अ लॉन्ग मिथिकल पोएम, जो कि सृष्टि के बारे में, सृष्टि के अंत के बारे में सृष्टि के बारे में बताया गया है। और उसका एंड इस प्रकार से किया गया है कि लेट दिस वर्सेस बी हेल्ड इन रिमेम्बरेंस एंड लेट द एल्डर टीच देम, लेट द वाइज वन एंड द स्कॉलर डिस्कस देम, लेट द फादर रिपीट देम टू हिज सन एंड लेट द ईयर्स ऑफ द हर्ड्समैन बी ओपन टू देम। मतलब उसमें जो सृष्टि के बारे में जो एक पोएम लिखी हुई है, उस पोएम को लास्ट में एंड इस तरह से किया गया चाहिए। और बड़ों को चाहिए कि वो छोटों को ये टीच करें, जो वाइज हैं,
जो स्कॉलर्स हैं वो इसको डिस्कस करें, एक फादर जो है वो अपने सन के सामने इसको रिपीट करे, और साथ ही जो हर्ड्समैन हैं उनके भी कान खुले होने चाहिए, उनको भी ये चाहिए कि वो इस चीज़ को सुने। तो इस तरह से जो चीज़ें लिखी जाती थी वो जिस तरह से बोली जाती हैं उसी के अकॉर्डिंग उसी तरीके से उसको लिखा भी जाता था। नाउ वी विल डिस्कस द यूजेस ऑफ राइटिंग। द कनेक्शन बिटवीन सिटी लाइफ, ट्रेड एंड राइटिंग इज ब्रॉट आउट in a long Sumerian epic poem about Enmerkar, one of the earliest ruler of Uruk. The Mesopotamian tradition, Uruk was the city par excellence, often known simply as the city. मेसोपोटामिया में सिटी लाइफ, ट्रेड और राइटिंग के बीच में जो कनेक्शन था वो कनेक्शन बताया गया है एक सुमेरियन एपिक के थ्रू, जो कि वहाँ के किंग एनमार्कर के बारे में है। और वो एनमार्कर जो था वो रूलर था उरुक सिटी का। इन मेसोपोटामियन ट्रेडिशन उरुक जो था वो एक ऐसी सिटी थी जो कि बहुत ही सुंदर थी, और उस सिटी को एक सिंपल से मतलब हमेशा जब भी उसका जिक्र किया गया है तो उसको द सिटी के रूप में ही उसका जिक्र किया गया है। इज एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फर्स्ट ट्रेड ऑफ सुमेर। इन द अर्ली डेज द एपिक सेज ट्रेड वॉज नॉट नोन एंड मर्कर वॉन्टेड लेपिस लेजुली एंड प्रीशियस मेटल for the beautification of city temple, and sent his messenger out to get them from the chief of a very distant land called Aratta। ठीक है, तो जो एनमर्कर जो है वो जो फर्स्ट ट्रेड हुआ था उससे उसको एसोसिएट करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन से एनमर्कर जो किंग था उसको एसोसिएट किया जाता है, और ये माना जाता है कि एनमर्कर जो था शायद उसी ने ट्रेड जो था वो स्टार्ट किया था। अर्ली डेज़ में एक एपिक में ये बताया गया है कि ट्रेड जो है जिसके बारे में सब लोग नहीं जानते थे, और एनमर्कर चाहता था कि वो लेपिस लेजुली और प्रीशियस मेटल्स को वो दूसरी कंट्री से, दूसरे जगह से अब मंगवाए, ताकि वो अपनी सिटी का जो टेम्पल था उसका ब्यूटिफिकेशन कर सके। और इसके लिए उसने एक मैसेंजर को एक डिस्टेंट प्लेस अरट्टा में भेजा, वहाँ के चीफ से इन सारी चीज़ों को लाने के लिए। द मैसेंजर heeded the word of the king. By night he went just by the stars, by day he would go by heaven's sun divine. किंग के कहने पर वो मैसेंजर जो था वो अरट्टा की तरफ गया, और रात में वो मैसेंजर जो था वो चांद और तारों के हेल्प से वो चलता जाता था, और जब दिन निकल आता था तो वो रोशनी, सूर्य की रोशनी में वो अपनी जर्नी आगे रखता था। He had to go up into mountains ranges and had to come down out of the mountain ranges. उसको कई सारे पहाड़ों पर चढ़ना और उतरना पड़ा अपनी जर्नी के दौरान। जब वो पहाड़ों पर के ऊपर था, द पीपल ऑफ सूसा बिलो द माउंटेन्स सैल्यूटेड हिम लाइक अ टिनी माइस। ठीक है, तो ये इसका जिक्र आता है कि जब वो पहाड़ों पर चढ़कर उसको क्रॉस कर रहा था तो नीचे जो सूसा एक सिटी थी वहाँ के लोगों ने उसको एक छोटा चूहा, क्योंकि वो बहुत साइज़ में छोटा दिख रहा था पहाड़ के ऊपर, तो उसको एक छोटे चूहे के रूप में देखकर उसको सल्यूट किया। 5 माउंटेन रेंजेस एंड 6 माउंटेन रेंजेस, 7 माउंटेन रेंजेस ही क्रॉस। इस तरह से वो 5, 6, 7 माउंटेन रेंजेस को क्रॉस करके आगे बढ़ता रहा। द मैसेंजर कुड नॉट गेट द चीफ ऑफ अरट्टा टू पार्ट विथ लेपिस लेजुली और सिल्वर। लेकिन वो जो मैसेंजर था वो अरट्टा के चीफ से इस तरह के सिल्वर और लेपिस लेजुली जो था उसको वो लाने में असफल रहा, एंड ही हैड टू मेक द लॉन्ग जर्नी बैक एंड फोर्थ। और इसके लिए उसको बार बार ये लॉन्ग जर्नी जो वो करनी पड़ी, बार बार, अगेन एंड अगेन, कैरिंग थ्रेट्स एंड प्रोमिसेस फ्रॉम द किंग ऑफ उरुक।
और इसके लिए वो हर बार जब भी वो जाता था तो कई बार वो धमकियां देकर आता था, कई बार वो कुछ उरुक के किंग की तरफ से कुछ प्रॉमिस करके आता था. अल्टीमेटली द मैसेंजर ग्रू वेरी ऑफ माउथ. ही गॉट ऑल द मैसेजेस मिक्सड अप. और उसको इतनी बार आना जाना पड़ा कि वो जो मैसेंजर था उसका दिमाग चकरा गया और वो सारी चीज़ें जो थी उसकी मिक्स हो गई. तो ये माना जाता है कि फिर एनमर्कर ने एक क्ले टैबलेट फॉर्म किया अपने हाथों से और उसमें उसने उन सारी चीज़ों को लिखा. ठीक है, तो इसमें यह है कि देन एनमर्कर फॉर्म अ क्ले टैबलेट इन हिज हैंड एंड ही रोट द वर्ड्स डाउन. इन दोज डेज देयर हैड बीन नो राइटिंग डाउन और रोट ऑन क्ले. तो फर्स्ट टाइम एनमर्कर ने लिखा, क्योंकि उसके पहले इस तरह की कोई भी चीज़ें लिखी नहीं जाती थी या कोई भी इस तरह का जो क्ले पे वर्ड्स जो थे वो लिखे नहीं जाते थे. गिवन द रिटन टैबलेट द रूलर ऑफ अरेटा examined the clay. The spoken words were nails. His face was frowning. He kept looking at the tablet. और ये कहा जाता है कि जब अरेटा के चीफ को वो टैबलेट जिसमें कि किंग ऑफ अरूक ने लिखा था, एनमर्कर ने लिखा था, उसको दिया गया, तो उसने अरेटा ने पहले उसको देखा और उसने बहुत अपनी थ्योरियाँ चढ़ाकर उसको देखा. ठीक है, और वो लगातार उसको उस टैबलेट को देखता रहा. दिस शुड नॉट बी टेकन एज द लिटरल ट्रुथ. इसको हम बहुत लिटरल ट्रुथ के रूप में भी नहीं ले सकते, बट इट कैन बी इन्फर्ड दैट इन मेसोपोटामियन अंडरस्टैंडिंग इट वॉज किंगशिप दैट ऑर्गेनाइज ट्रेड एंड राइटिंग. तो ये जो स्टोरी बताया गया इसमें, इसका हम बहुत लिटरल ट्रुथ के रूप में नहीं ले सकते, लेकिन हाँ ये माना जा सकता है कि जो किंगशिप था, जो किंग था उरूक का, उसी ने ये ऑर्गेनाइज किया. मतलब एक तरह से लिखने की शुरुआत जो थी, ट्रेड ऑर्गेनाइज किया और उसने लिखने की शुरुआत की. दिस पोएम ऑल्सो टेल अस दैट बिसाइड बीइंग अ मीन्स ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन and of sending messages afar, writing was seen as a sign of the superiority of Mesopotamian urban culture. तो एपिक के उस पोएम से हमें ये पता चलता है कि ये जो राइटिंग वर्क था वो इंफॉर्मेशन स्टोर करने का तो एक ज़रिया था ही, मैसेज भेजने का, दूर दराज इलाकों में मैसेज भेजने का भी एक साधन था. और कहीं ना कहीं ये जो राइटिंग है वो मेसोपोटामियन अर्बन कल्चर की सुपीरियरिटी को भी इस्टेब्लिश करता है. नाउ वी विल डिस्कस अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया, टेम्पल्स एंड किंग्स. सदर्न मेसोपोटामिया में जो अर्बनाइजेशन हुआ था उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे और टेम्पल्स और किंग्स के बारे में. फ्रॉम 5000 BC settlements had begun to develop in southern Mesopotamia. The earliest city emerged from some of these settlements. These were of various kinds. Those that gradually developed around temples, those that developed as centers of trade and imperial cities. It is cities of the first two kinds that will be discussed here. इसमें बता रहे हैं कि फ्रॉम 5000 BC धीरे धीरे बहुत सारे लोग जो थे वो बाहर से आकर वहाँ पर बसने लगे, अपना उन्होंने सेटलमेंट स्टार्ट किया. और इस तरह से धीरे धीरे मेसोपोटामिया में सिटीज़ जो थी इमर्ज हुई. इसमें बहुत तरह की सिटी थी. कुछ सिटीज़ जो ऐसी थी जो कि टेम्पल के अराउंड डेवलप हुई, उनमें से कुछ सिटीज़ ऐसी थी जो कि ट्रेड की वजह से ट्रेड सेंटर के रूप में डेवलप हुई, और बहुत सारी ऐसी सिटीज़ थी जो कि राजशाही सिटीज़ थी. और यहाँ पर हम सिर्फ उन दो सिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि टेम्पल के अराउंड डेवलप हुई और जो ट्रेड सेंटर्स के रूप में डेवलप हुई. अर्ली सेटलर्स began to build and rebuild temple at selected spots in their village. तो
तो जो अर्ली सेटलर्स थे वो चाहे जहाँ से भी आकर उन्होंने अपने आप को वहाँ सेटल करना शुरू किया हो, उन्होंने वहाँ पे जो टेम्पल्स थे उनको रीबिल्ड करना शुरू किया या फिर सेलेक्टेड जगहों पर नए टेम्पल्स भी बनाने शुरू किए। द अर्लीस्ट नोन टेम्पल वॉज अ स्मॉल श्राइन मेड ऑफ अनबेक्ड ब्रिक्स। जो शुरुआत के जो मंदिर हुआ करते थे, जो शुरुआत के टेम्पल्स थे, वो अनबेक्ड ब्रिक्स के थ्रू बने हुए थे। टेम्पल्स वर द रेसिडेंस ऑफ वेरियस गॉड ऑफ द मून गॉड ऑफ और इनन्ना द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर। तो ये जो टेम्पल्स होते थे, ये माना जाता था कि वो गॉड्स के घर हैं, और ये डिफरेंट गॉड्स जो थे वो उनमें मून गॉड जिनकी पूजा और सिटी में होती थी, और एक गॉडेस थी इनन्ना जो कि लव एंड वॉर की गॉडेस मानी जाती थी। और इनके जो टेम्पल्स थे वो ब्रिक्स के थ्रू कंस्ट्रक्टेड हुए, एंड टेम्पल्स बिगन लार्जर ओवर टाइम विथ सेवरल रूम्स अराउंड ओपन कोर्टयार्ड्स। समय के साथ साथ शुरू में तो ये छोटे मंदिर ही हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे ये टेम्पल्स जो थी इनके साइज़ बढ़ने लगे और काफ़ी बड़े बनने लगे, और इनके कोर्टयार्ड्स में बहुत सारे इन टेम्पल्स में रूम्स भी हुआ करते थे। सम ऑफ द अर्ली वंस वर पॉसिबली नॉट अनलाइक द ऑर्डिनरी हाउस फॉर द टेम्पल वॉज द हाउस ऑफ अ गॉड, बट टेम्पल्स always had their outer walls going in and out at the regular intervals which no ordinary buildings ever had. शुरू में तो ये जो बिल्डिंग्स जो थी, जो ये टेम्पल्स होते थे, वो छोटे ही होते थे क्योंकि ये माना जाता था कि ये गॉड का हाउस है, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये जो इनके साइज़ भी बड़े होने लगे। लेकिन एक इन टेम्पल्स की जो विशेषता थी वो ये थी कि इनके जो आउटर वॉल्स होते थे वो कभी अंदर की तरफ और कभी बाहर की तरफ मुड़े हुए होते थे, और ये टेम्पल्स की जो है वो एक निशानी होती थी। जो नॉर्मल बिल्डिंग्स होते थे उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता था। द गॉड वॉज द फोकस ऑफ वर्शिप, टू हिम और हर पीपल ब्रॉट ग्रेन, कर्ड एंड फिश। तो ये जो गॉड जो होते थे वो वर्शिप का फोकस हुआ करते थे, और उनके लिए जो लोग थे वो बहुत सारे अनाज भी कैरी करके लाते थे, कर्ड लाते थे, फ़िश लाते थे, और ये फ़िश भी लेकर आते थे। ये इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि बहुत सारे टेम्पल्स के में थिक लेयर ऑफ फिश बोन्स जो हैं वो पाए गए हैं, तो इसका मतलब ज़रूर कि वहाँ पर फ़िश भी लाया जाता होगा। द गॉड वॉज ऑल्सो द थ्योरेटिकल ओनर ऑफ द एग्रीकल्चर फील्ड, द फिशरीज एंड द हर्ड्स ऑफ द लोकल कम्युनिटी। और ये माना जाता था कि जो गॉड्स हैं वो एग्रीकल्चर के, फिशरीज़ के, या फिर जो हर्ड्स हैं लोकल कम्युनिटी के, उनके जो हैं वो थ्योरेटिकल ओनर हैं। इन टाइम द प्रोसेसिंग ऑफ प्रोड्यूस, फॉर एग्जांपल ऑयल प्रेसिंग, ग्रेन ग्रिंडिंग एंड स्पिनिंग एंड द वीविंग ऑफ वुलन क्लॉथ वॉज ऑल्सो डन इन द टेम्पल। धीरे धीरे इतने बड़े जो टेम्पल के कोर्टयार्ड्स होते थे उनमें जो फूड प्रोडक्ट्स थे उनसे प्रोसेसिंग का काम भी होने लगा। उससे ऑयल निकालना या फिर उनकी ग्राइंडिंग करना, क्लॉथ मेकिंग के लिए वीविंग करना, स्पिनिंग करना, ये सब भी जो है वो टेम्पल के में किया जाने लगा। ऑर्गेनाइजर ऑफ प्रोडक्शन एट अ लेवल अबव द हाउस होल्ड, employer of merchants and keeper of written records of distribution and allotments of grain, plug, animals, bread, beer, fish, etc. The temple gradually developed its activities and became the main urban institution. Household से ऊपर के जो लोग होते थे वो ऑर्गेनाइजर्स होते थे। ये मर्चेंट्स के जो एम्प्लॉयर और जो लोग रिटर्न रिकॉर्ड रखते थे, या फिर जो ग्रेन्स के डिस्ट्रीब्यूशन एंड अलॉटमेंट का काम करते थे, ग्रेन, प्लग और एनिमल्स आदि के डिस्ट्रीब्यूशन और अलॉटमेंट का काम करते थे। इस तरह से टेम्पल्स जो था वो धीरे धीरे कई सारी वहाँ पर एक्टिविटीज़ होने लगी, और एक तरह से वो अर्बन इंस्टीट्यूशन
बन गया, टेम्पल का जो एरिया था वो अर्बन इंस्टीट्यूशन बन गया। बट देयर वॉज ऑल्सो अनदर फैक्टर ऑन द सीन, लेकिन साथ ही साथ जो ये अर्बन एरियाज़ बने उसमें दूसरे फैक्टर्स भी थे। इन स्पाइट ऑफ नेचुरल फर्टिलिटी एग्रीकल्चर वॉज सब्जेक्ट टू हज़ार्ड्स। हालांकि जो मेसोपोटामिया का जो एरिया था वहाँ पे नेचुरल फर्टिलिटी सॉइल में बहुत ज़्यादा थी, उसके बाद भी कई बार जो एग्रीकल्चर था वो बहुत कई बार हज़ार्डस हो जाता था, ठीक है, काफ़ी संकट में घिर जाता था। द नेचुरल आउटलेट चैनल्स ऑफ द यूफ्रेटिस वुड हैव too much water one year and flood the crops, and sometimes they would change course altogether. यूफ्रेटिस रिवर के चैनल में कई बार तो इतना ज़्यादा पानी हो जाता था कि उसमें फ्लड की सिचुएशन हो जाती थी और फसलें जो हैं वो डूब जाती थी, और कई बार ये चैनल्स जो हैं वो अपना रास्ता बदल लेती थी और जो क्रॉप थे वो सूख जाते थे। एज द आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड शोज विलेजेस वर पीरियडिकली relocated in Mesopotamian history. आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स जो हैं वो ये बताते हैं कि मेसोपोटामिया की हिस्ट्री में जो विलेजेस हैं वो पीरियडिकली रीलोकेटेड होते थे, टाइम टू टाइम उनकी जगह जो है वो बदल दिए जाते थे। देयर वर मैन मेड प्रॉब्लम्स एज वेल, मैन मेड प्रॉब्लम्स भी हुआ करता था। दोज हु लिव ऑन द अपर स्ट्रीम, अपस्ट्रीम stretches of a canal could divert so much water into their field. एग्रीकल्चर में कई बार जो मैन मेड प्रॉब्लम्स भी हुआ करती थी। जो अपस्ट्रीम की तरफ जो लोग रहते थे वो लोग चैनल के जो वाटर था उसको अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेते थे, जिससे डाउन स्ट्रीम में रहने वाले जो लोग हैं उन तक जो वाटर है वो नहीं पहुंच पाता था, ठीक है। सो वी हैव सीन those who live on the upstream stretches of a channel could divert so much water into their field that villages downstream were left without water, or they could neglect to clean out the silt from their stretches of the channel, blocking the flow of water further down. कई बार ये जो men हुआ करते थे वो उन रिवर चैनल्स में से सिल्ट को हटाने में नेग्लिजेंट हो जाते थे, जिसकी वजह से उसमें बहुत सारा सिल्ट जो है वो इकट्ठा हो जाता था, जिसकी वजह से जो डाउन स्ट्रीम में वाटर जो है वो रुकता था डाउन स्ट्रीम की तरफ जाने में। सो द अर्ली मेसोपोटामियन कंट्री साइड सॉ रिपीटेड कन्फ्लिक्ट ओवर लैंड एंड वाटर, और इसलिए मेसोपोटामिया में कंट्री साइड के लोगों में रिपीटेड कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है लैंड और वाटर के चलते। When there was continuous warfare in a region, those chiefs who had been successful in war could oblige their followers by distributing the loot. जब ये कंटिन्यूस वॉरफेयर रीजन वाइज होता था तो जो चीफ सक्सेसफुल हो जाते थे वॉर में वो अपने फॉलोअर्स में लूट की जितनी भी चीज़ें होती थी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे उन लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए, एंड कुड टेक प्रिजनर्स फ्रॉम द डिफीटेड ग्रुप्स टू एम्प्लॉय एज देयर गार्ड और सर्वेंट। और जो वॉर में जो हार जाते थे उनको प्रिजनर बनाकर वो ले आते थे अपने यहाँ अपने गार्ड या सर्वेंट के रूप में काम करने के लिए। सो दे कुड इंक्रीज देयर इन्फ्लुएंस एंड क्लाउड, और इस तरह से वो अपना लोगों में अपना इन्फ्लुएंस भी बढ़ाते थे और अपने अनुयायी लोगों को भी अपने फॉलोअर्स को के नंबर्स को भी बढ़ाते थे। सच वॉर लीडर्स हाउएवर वुड बी हेयर टुडे एंड गॉन टुमारो। लेकिन ये जो विजेता जो होते थे, जो वॉर को जीतने वाले लोग होते थे, ये लीडर हमेशा एक जगह पे नहीं रुकते थे। ये कई बार एक जगह पे होते थे और फिर अगले दिन हो सकता है कहीं दूसरी जगह चले जाते हों। Until a time came when such leadership came to increase the well-being of community with the creation of new institution और practices। लेकिन बाद ये जो लीडर्स थे अब वो एक जगह पर उन्होंने रुकना शुरू कर दिया
और लोगों के वेल बीइंग के लिए, अपनी कम्युनिटी के वेल बीइंग के लिए काम करना शुरू किया और बहुत सारे नए इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका क्रिएशन इन्होंने किया। इन टाइम victorious chiefs began to offer precious booty to the god and thus beauty the community's temple। और ये जो विक्टोरियस चीफ होते थे, जो विजेता चीफ होते थे, वो टेम्पल्स में अपनी बहुत सारी जो चीज़ें थीं उनका दान करते थे और इस तरह से जो कम्युनिटी के टेम्पल्स थे उनके ब्यूटिफिकेशन में हेल्प करते थे। दे वुड सेंड men out to fetch fine stones and metal for the benefit of the god and community and organize the distribution of temple wealth in an efficient way by accounting for things that came in and went out। और ये लोग क्या करते थे, अपने ये जो लीडर्स होते थे, ये जो विजेता किंग्स होते थे, ये अपने यहाँ के लोगों को दूसरे एरियाज़ में स्टोन्स और मेटल्स को लाने के लिए भेजते थे और उन स्टोन्स और मेटल्स के थ्रू ये अपने टेम्पल्स को सजाने का काम करते थे और अपनी कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करते थे और उसके वेल बीइंग के लिए काम किया करते थे। एज द पोएम अबाउट एनमरकर शोज, दिस गेव द किंग हाई स्टेटस एंड द अथॉरिटी टू कमांड द कम्युनिटी। ठीक है, जैसे कि एनमरकर वाली जो पोएम थी इसमें हमने देखा कि ऐसा करने से किंग जो है उसको एक हाई स्टेटस मिलता था, एक हाई अथॉरिटी मिलती थी जिससे कि वो अपनी कम्युनिटी को कमांड कर सकता था। वी कैन इमेजिन अ म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग साइकिल ऑफ डेवलपमेंट इन विच लीडर्स encourage द सेटलमेंट्स ऑफ विलेजर्स क्लोज टू themselves। ठीक है, फिर इसके बाद हम एक ऐसी स्थिति की भी कल्पना करते हैं जिसमें कि जो ये डेवलपमेंट के साइकिल में जो लीडर्स थे, इन लोगों ने विलेजेस को इनकरेज करना शुरू किया कि वो उनके आसपास आकर सेटल होना शुरू करें, जिससे कि टू बी एबल टू रैपिडली गेट एन आर्मी टुगेदर, जिससे कि अगर कभी उनको ज़रूरत पड़े तो उनको तुरंत आर्मी जो है वो रिक्वायर्ड आर्मी उनसे मिल जाए। बिसाइड्स पीपल वर बी सेफ लिविंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू वन अनदर। और साथ ही साथ लोग अगर एक दूसरे के ज़्यादा करीब रहेंगे तो इससे उनके अंदर भी वो भी जो है वो सेफली रह सकेंगे। इसलिए जो लीडर्स हैं उन लोगों ने इनकरेज करना शुरू किया है सेटलर्स को कि वो एक दूसरे के करीब और किंग के करीब जो है वो सेटल होना शुरू करें। एट उरुक, वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल टाउन, we find depictions of armed heroes and their victims, and careful archaeological surveys have shown that around 300 BCE, when Uruk grew to the enormous extent of 250 hectares, twice as large as Mohenjo-daro would be in later centuries, dozens of small villages were deserted। हम ये देखते हैं कि जब ये हीरोज़ जो थे, इन्होंने ये उरुक सिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हुई, करीब 250 हेक्टेयर्स में फैल गई और इंडिया का जो वो मोहनजोदाड़ो का जो एरिया था उसकी ये दुगने एरिया में फैली हुई थी। और इसके लिए बहुत सारे विलेजेस जो हैं उनको खाली कराना पड़ा, उनको डेजर्ट करना पड़ा, जिससे कि उसको उरुक के एरियाज़ में शामिल किया जा सके। There had been a major population shift. Significantly, Uruk also came to have a defensive wall at a very early date. Okay? और जब बहुत सारे विलेजेस को खाली करके जब उरुक का एरिया बढ़ाया गया और तो बहुत सारा जो पॉपुलेशन जो है उसको भी शिफ्ट किया गया और उरुक एक के चारों तरफ जो है वो डिफेंसिव वॉल, एक किले जैसी किलेबंदी कर दी गई। द साइट वॉज कंटिन्यूसली ऑक्यूपाइड फ्रॉम अबाउट 4200 BC to about 400 CE, and by about 2800 BC it had expanded to 400 hectares।
और ये उरुक का जो एरिया था वो लगातार जो है वो बढ़ता रहा और ये धीरे धीरे 400 हेक्टेयर्स तक एक्सपेंड कर गया। वॉर कैप्टिव्स एंड लोकल पीपल वर पुट टू वर्क फॉर द टेम्पल और डायरेक्टली फॉर द रूलर। ये जो युद्ध बंदी होते थे जिनको कि वॉर में अरेस्ट किया जाता था, वो और लोकल पीपल जो थे ये मिलकर टेम्पल और रूलर के लिए काम करते थे। दिस रेदर देन एग्रीकल्चर टैक्स वॉज कंपल्सरी। टेम्पल के लिए काम करना इनके लिए ज़रूरी हुआ करता था। दोज हु वर पुट टू वर्क वर पेड राशन। जो लोग काम करते थे उनको उसके बदले में अनाज दिया जाता था। Hundreds of ration lists have been found which give against people's name the quantity of grain, cloth or oil allotted to them। इस तरह के बहुत सारे रिटन डॉक्यूमेंट मिले हैं जिसमें कि बहुत सारी राशन लिस्ट हैं जो कि लोगों को दी गई है। उन लोगों के नाम, उनको कितना अमाउंट दिया गया है, कितना तेल, कितने कपड़े दिए गए हैं, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। It has been estimated that one of the temples took 1500 men working 10 hours a day 5 years to build। और साथ ही हमें एक ये भी मिला है रिटन रिकॉर्ड कि एक टेम्पल जिसको बनाने 1500 लोगों ने मिलकर बनाया और 10 घंटे लगातार काम करके बनाया और उसको बनने में करीब 5 साल लग गए। विथ रूलर्स commanding people to fetch stones or metals, ores to come and make bricks or lay and brick for a temple। रूलर्स जो था वो पीपल को कमांड करता था, ऑर्डर करता था कि वो स्टोन्स और मेटल ओर्स जो हैं उनको लेकर आए और ब्रिक्स को बनाए और उन ब्रिक्स से मंदिरों को बनाया जाता था। और एल्स टू गो टू अ डिस्टेंट कंट्री टू फेच सुटेबल मटेरियल्स। या तो वो खुद बनाए या तो किसी डिस्टेंट प्लेस से जाकर सुटेबल मटेरियल्स को लेकर आए। देयर वर ऑल्सो टेक्निकल एडवांसेस ऑफ उरुक अराउंड 3000 BC में जो उरुक का जो एरिया था उसमें बहुत सारे टेक्निकल एडवांसमेंट भी हुए। ब्रॉन्ज टूल्स केम इनटू यूज़ फॉर द वेरियस क्राफ्ट। बहुत सारे क्राफ्ट के लिए ब्रॉन्ज टूल्स का इस्तेमाल होने लगा। आर्किटेक्ट्स लर्न टू कंस्ट्रक्ट ब्रिक कॉलम्स। ठीक है, जो आर्किटेक्ट्स थे वो ब्रिक से जो कॉलम बनाना उन्होंने सीख लिया था, क्योंकि वहाँ पर देयर बीइंग नो सुटेबल वुड टू बेयर द वेट ऑफ द रूफ ऑफ लार्ज हॉल। वहाँ पर कोई इस तरह का मटेरियल नहीं था, सुटेबल वुड भी नहीं मिलता था जो कि बिल्डिंग के पूरे वेट को सह सके, और इसलिए ब्रिक से ही वो कॉलम जो है वो बनाते थे। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर पुट टू वर्क एट मेकिंग एंड बेकिंग क्ले वंस दैट कुड बी पुश्ड इनटू टेम्पल वॉल्स। बहुत सारे लोगों को क्ले के जो कोन्स हैं वो बनाने में लगाया जाता था, और एक बार जब वो बन जाता था और उसको बेक कर लिया जाता था और उसको डिफरेंट कलर में पेंट कर लिया जाता था और उसके बाद उसको टेम्पल के वॉल्स के ऊपर लगाया जाता था, और इस तरह से कलरफुल एक मोज़ैक की पेंटिंग उसमें होती थी और उससे अपनी बिल्डिंग को डिफरेंट कलर्स में बनाया जाता था। इन स्कल्पचर देयर वर सुपर्ब अचीवमेंट नॉट इन इजीली अवेलेबल क्ले बट इन इम्पोर्टेड स्टोन। जो बहुत सारे सुंदर सुंदर स्कल्पचर्स भी बनते थे और वो भी इम्पोर्टेड स्टोन्स पर बनाए जाते थे। एंड देन देयर वाज अ टेक्नोलॉजिकल लैंडमार्क दैट वी कैन से इज़ अप्रोप्रिएट टू एन अर्बन इकोनॉमी। और इस तरह से जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ वो भी अपने आप में एक अप्रोप्रिएट लैंडमार्क था, जिसको कि हम कह सकते थे कि ये
जो अर्बन इकोनॉमी को पोर्ट्रे करता था। द पॉटर्स व्हील इन द लॉन्ग रन, द व्हील इनेबल्स अ पॉटर्स वर्कशॉप टू मास प्रोड्यूस डजन्स ऑफ सिमिलर पॉट्स एट अ टाइम। और जो ये पॉटर्स व्हील है उस पर बर्तन बनते थे और बाद में इस जो पॉटर्स व्हील है उसके थ्रू मास प्रोडक्शन होने लगा और एक ही तरीके के जो दर्जनों बर्तन एक जैसे बर्तन जो हैं वो बनाए जाने लगे। और इस तरह से हम देखते हैं कि अर्बनाइजेशन जो है वो मेसोपोटामिया के में किस तरह से आया।